तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज की इस एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, त्यौहार भी आपने बहुत अच्छे से मनाए होंगे और तैयारी लगातार कर रहे होंगे। तैयारी में आप कोई भी कमी नहीं बख्श रहे होंगे साथियों, क्योंकि इस समय आपके पास बहुत कम भी है और ज़्यादा भी है। अगर हम एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की बात करें तो उसमें आपके पास समय बेहद कम है, खास करके एलटी ग्रेड में। और जैसी प्रवक्ता की बात करें तो अभी उसकी तिथियां जो है वो आई नहीं है। ऐसे में आप सबको बहुत ही शिद्दत के साथ लग जाना चाहिए और अगर आप लग रहे हैं तो निश्चित तौर पे तैयारी भी आपकी अच्छी होगी और नौकरी भी आपकी पक्की है। सीटें कम हैं और आज एक और खुशखबरी मिल ही गई है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB में टीजीटी की वैकेंसी आ गई है। तो एक और अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि आप चाहें तो अभी से ही तैयारी शुरू कर सकते हैं। फॉर्म भर दीजिए और आपके लिए यहाँ एक नया बैच भी शुरू किया गया है, खास करके DSSB के लिए। तो DSSB पेपर 1 और सब्जेक्ट दोनों की कक्षाएं आप सबको मिल जाएंगी। अगर आप हमारे निःशुल्क चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये QR स्कैन करके आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। ये टीचर्स एकेडमी के एप्लीकेशन का है। आप इस स्कैन को अपने गूगल लेंस से सीधे स्कैन करके और टीचर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी कक्षाएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सवाल पर पहुंचते हैं। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको केवल व्हाट्सएप करना होगा। हमने एक अभ्यास बैच भी शुरू किया है। बैच का नाम है अभ्यास बैच, जिसमें आपको रिवीजन कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। 10 मॉडल पेपर भी आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और अभ्यास बैच के अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज GDC का फुल बैच है हमारे पास। BPSC Tier 4 का बैच मिल जाएगा और DSSB TGT का भी बैच आपको मिल जाएगा। एलटी ग्रेड EMRS का पेपर 1 का भी बैच उपलब्ध है। ये सब आपको कैसे मिलेगा? केवल व्हाट्सएप करके। ठीक है, तो चलिए आज का जो सबसे पहला सवाल है वहां तक पहुंचते हैं। जितने भी साथी आ गए हैं वो एक बार कमेंट करके बता दें कि सबको आवाज मिल रही है, वीडियो सबका अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन एंड गुड। ओके, चलिए तो सबसे पहले सवाल पर चलते हैं। और ये जो सवाल है वो आदिकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? आदिकाल से संबंधित है। आदिकाल से संबंधित है। चलिए तो आज का जो सबसे पहला सवाल है, पहला सवाल यह कहता है कि आदिकालिक लिखा हुआ है, आदिकालिक अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति शुक्ल जी के इतिहास के किस प्रकरण में है? अब यह सवाल नया भी है और इस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण भी है कि शुक्ल जी का जो काल विभाजन और नामकरण है, खास करके आदिकाल में, वो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सब कमेंट करके बताएं कि शुक्ल जी ने अपने किस विभाजन में यह बात कही है, यानी उन्होंने यह कहां कहा है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति। चलिए देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आया। फटाफट कमेंट दीजिए, तब मजा आता है। ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आता जब तक आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं। तो जवाब देना चाहिए। हाँ ठीक है, आया है 1 का B, 1 का ख, ये ऑप्शन आ रहे हैं आपके। 1 का B या 1 का ख, ये ऑप्शन आ रहा है। आदिकाल अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, यह शुक्ल जी ने कहां पर काल विभाजन किया है? ये आपका सवाल बन रहा है। चलिए
शुक्ल जी ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास विभाजन किया, इतिहास का काल विभाजन किया और उसका नामकरण किया, तो उन्होंने कुछ विशेष आधारों पर इनका काल विभाजन और नामकरण किया। उन्होंने प्रकरण एक सामान्य परिचय दिया। आदिकाल में, आदिकाल प्रकरण एक सामान्य परिचय। तो आदिकाल में प्रकरण एक सामान्य परिचय में उन्होंने यह बात कही, जिसमें उन्होंने कुछ हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल, हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल, यह भी पूछा जा सकता है कि आदिकाल को हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल किसने कहा है। हिंदी साहित्य को, हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आदिकाल को हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल किसने कहा है। तो यह भी शुक्ल जी ने ही कहा है प्रकरण एक सामान्य परिचय में। प्राकृताभास हिंदी के, प्राकृताभास हिंदी के सबसे प्राचीन नमूने, यह बात शुक्ल जी ने आदिकाल में प्रकरण एक सामान्य परिचय के अंतर्गत ही दी है। इसके अलावा देसी भाषा, शुक्ल जी ने, आप जानते हैं कि आदिकाल में दो आधारों पर विभाजन किया। तो आदिकाल में देसी भाषा जो उन्होंने बात लिखी वह किससे संबंधित है। तो आदिकाल के सामान्य प्रकरण में उन्होंने देसी भाषा का भी उपयोग किया है। जिसका उपयोग किया है देसी भाषा का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? मुझे लग रहा है कि आज की क्लास जो है वो शेयर नहीं की गई है। शेयर की गई थी लेकिन बहुत पहले शेयर कर दी गई थी, तो लोग जो है उसको देख नहीं रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल, नाथ पंथ की भाषा शुक्ल जी के किस प्रकरण में है। नाथ पंथ की भाषा शुक्ल जी के किस प्रकरण में है। प्रकरण 1, 2, 3 या फिर 4। नाथ पंथ की भाषा शुक्ल जी के किस प्रकरण में है। राजीव जी, जितेंद्र जी, स्वागत है आप सबका, फटाफट जवाब देते रहिए। यह प्रश्न संख्या 2 है। किस प्रकरण में उन्होंने नाथों की भाषा पर बात की है। तो उन्होंने प्रकरण 2 में इसकी बात की है। प्रकरण 2 में उन्होंने और क्या क्या बातें की हैं। तो प्रकरण 2 में अपभ्रंश और लोक प्रचलित काव्य भाषा के साहित्य का, अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा के काल का आविर्भाव, यानी शुक्ल जी ने अपभ्रंश या लोक प्रचलित भाषा का जो आविर्भाव है, साहित्य का जो आविर्भाव है,
उसके लिए भी यहां पर एक नामकरण किया। ठीक है। इसके अलावा सिद्धों की भाषा पर उन्होंने किस पे बात किया है? तो सिद्धों की भाषा पर भी शुक्ल जी ने नाथ पंथ के साथ प्रकरण 2 में ही इसकी चर्चा की है। यानी सिद्धों की भाषा पर चर्चा कहां की गई है? तो वह भी प्रकरण 2 में की गई है। ठीक है। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, विद्यापति की चर्चा शुक्ल जी ने किस प्रकरण में की है? विद्यापति की चर्चा शुक्ल जी ने किस प्रकरण में की है? चलिए, तो विद्यापति की चर्चा शुक्ल जी ने किस प्रकरण में की है? आपके ऑप्शंस हैं प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या फिर प्रकरण 4। प्रकरण 2 की बात करें तो विद्यापति की अपभ्रंश रचनाएं, विद्यापति की अपभ्रंश रचनाएं, या उन्होंने प्रकरण 2 में कहा है। विद्यापति की अपभ्रंश रचनाएं उन्होंने कहां कहा है? तो प्रकरण 2 में कहा है। लेकिन उनके अपभ्रंश रचनाओं पर यहां बात हुई है। सवाल जो पूछ रहा है वह उसका उत्तर अलग है, और यहां पर केवल उनके अपभ्रंश रचनाओं की बात की गई है, जबकि विद्यापति की समग्र जो बात की गई है वह प्रकरण 4 में की गई है। और फुटकल रचनाएं किसके अंतर्गत की गई है? फुटकल रचनाएं प्रकरण 4 में उन्होंने विद्यापति के विषय में चर्चा की है। समझिएगा, यानी विद्यापति की चर्चा उन्होंने 2 जगह की है। पहली जगह कहां की है? विद्यापति की अपभ्रंश रचनाएं। यह कहां है? यह प्रकरण 2 में है। यानी विद्यापति के अपभ्रंश की रचनाओं की चर्चा प्रकरण 2 में की गई है, और वहीं फुटकल रचनाएं प्रकरण 4 के अंतर्गत विद्यापति की चर्चा की गई है। ठीक है। अब यहां एक चीज और समझने वाली है, अपभ्रंश कविताओं की भाषा यह किस प्रकरण में है? अपभ्रंश रचनाओं की भाषा का वर्णन शुक्ल जी ने कहां किया है? तो अपभ्रंश रचनाओं की भाषा पर उन्होंने प्रकरण 2 में बात की है। कहां बात की है? प्रकरण 2 में बात की है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल यह कहां मिलता है? तो गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल, यह भी प्रकरण
दो में ही मिलता है। अगला सवाल, प्राकृताभास शब्द का प्रयोग शुक्ल जी ने आदिकाल में कहां किया है? प्राकृताभास शब्द का प्रयोग शुक्ल जी ने अपने साहित्य के इतिहास में कहां किया है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। प्राकृताभास शब्द का प्रयोग उन्होंने कहां किया है? सामान्य परिचय में, अपभ्रंश काव्य में, या फिर देश भाषा काव्य में, या फिर फुटकल रचनाओं के अंतर्गत। और प्राकृताभास का मतलब क्या होता है? प्राकृताभास शब्द का प्रयोग प्राकृत और उसका भास यानी प्राकृत और उसका आभास करने में किया गया है। शुक्ल जी की बात करें, प्राकृताभास हिंदी के सबसे पुराने पद्य, प्राकृताभास हिंदी पद्य के सबसे पुराने नमूने। तो यह तो उन्होंने किसमें किया है? प्राकृताभास शब्द का प्रयोग सामान्य परिचय में कर दिया है। कहां कर दिया है? सामान्य परिचय में कर दिया है। ठीक है, अगला, शुक्ल जी ने इतिहास में आदिकाल की समय सीमा की शुरुआत कहां से की है? अब आप बताइए, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर आप इसका जवाब दे सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो आप इसका सही जवाब देंगे। तो शुक्ल जी ने इतिहास में आदिकाल के समय सीमा की शुरुआत कहां से की है? यानी उन्होंने काल विभाजन का दौर कहां से शुरू किया? तो अगर यहां सवाल पूछ लेता कि किस प्रकरण से उन्होंने शुरुआत की है, तो उन्होंने प्रकरण 3 से इसकी शुरुआत की है, वीर गाथा काल से। कहां से की है? वीर गाथा काल से। क्या समय बताया? 1050 से 1375 संवत तक। तो शुक्ल जी ने इतिहास में आदिकाल के समय सीमा की शुरुआत कहां से की है? तो वीर गाथा काल से की है। 1050 से 1375 तक की है। यानी, और वीर गाथा काल को उन्होंने किसके अंतर्गत रखा है? तो प्रकरण 3 देश भाषा काव्य के अंतर्गत रखा है। किसके अंतर्गत रखा है? देश भाषा काव्य के अंतर्गत रखा है। तो देश भाषा काव्य के अंतर्गत रखा और देश भाषा काव्य में वीर गाथा काल की समय सीमा उन्होंने 1050 से 1375 संवत तक मानी है। ठीक है, अब देखिए, सामान्य परिचय और अपभ्रंश तक उन्होंने आदिकाल नहीं माना, यानी आदिकाल को यहीं से उन्होंने शुरू किया। इसके पहले जो भी रचनाएं लिखी गई, चाहे वो नाथ साहित्य हो, चाहे वह सिद्ध साहित्य हो, सबको शुक्ल जी ने किसकी श्रेणी में रख दिया? उन्होंने कहा कि यह सारी रचनाएं जो हैं वह साहित्यिक कोटि की नहीं है। ठीक है, साहित्यिक कोटि की नहीं है, और उन्होंने उसके लिए एक शब्द प्रयोग में लाया, सांप्रदायिक साहित्य। सांप्रदायिक साहित्य उन्होंने इसे कह दिया। देखिए, साहित्य की भी कई कोटियां और कई नामकरण हैं। अगर हम बात करें तो जो शिष्ट साहित्य होता है, शिष्ट साहित्य होता है, एक लोक साहित्य होता है, लोक साहित्य होता है,
तो शुक्ल जी जब इसे सांप्रदायिक साहित्य के अंतर्गत रख रहे हैं तो वह इसे लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य दोनों नहीं मानते हैं, इन दोनों कैटेगरी में इसको नहीं रखते हैं, वो उसे सांप्रदायिक साहित्य मानते हैं। शिष्ट साहित्य का मतलब जैसे रामचरितमानस हो गया, वो शिष्ट साहित्य है। लेकिन अगर हम आल्हा खंड की बात करें तो आल्हा खंड क्या है? लोक साहित्य है। आल्हा खंड लोक साहित्य है और शिष्ट साहित्य क्या है? पृथ्वीराज रासो है। तो पृथ्वीराज रासो शिष्ट साहित्य हो गया और आल्हा खंड क्या हो गया? लोक साहित्य हो गया। लेकिन शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य दोनों को सांप्रदायिक साहित्य से नहीं जोड़ते हैं। इस प्रकार से उन्होंने आदिकाल की शुरुआत ही देश भाषा काव्य वीर गाथा काल 1050 से 1375 में मानते हैं। अगला सवाल देखिए, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है और आशा करता हूं कि आप सब प्रयास करेंगे और इसका सही जवाब देंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएं, बहुत आसान सा सवाल है। सवाल क्या है? हिंदी अन्य भाषाओं से दो अर्थों में भिन्न है। हिंदी अन्य भाषाओं से कितने अर्थों में भिन्न है? दो अर्थों में भिन्न है। पहला अर्थ किससे ले रहे हैं? तो पहला अर्थ है क्षेत्रीयता के अर्थ में और दूसरा भाषा समुच्चय के अर्थ में। अन्य भाषाएं एक क्षेत्रीय हैं जबकि हिंदी बहुक्षेत्रीय भाषा है। यह कथन किसका है? चलिए देखिए, एक भाषा वैज्ञानिक हुए जिनकी रचना का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो बच्चन सिंह ने ही यहां पर यह कथन लिखा। बच्चन सिंह ने ही उन्होंने यह कथन लिखा। क्या कथन लिखा? कि हिंदी अन्य भाषाओं से दो अर्थों में भिन्न है, क्षेत्रीयता के अर्थ में और भाषा समुच्चय के अर्थ में। अन्य भाषाएं एक क्षेत्रीय हैं जबकि हिंदी बहुक्षेत्रीय है। इसका मतलब हिंदी भाषा जो है वह कई क्षेत्रों की राजभाषा है, कई क्षेत्रों की राष्ट्रभाषा भी है और कई क्षेत्रों की मातृभाषा भी है। अब यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पर आप सब इसका सही जवाब देंगे। सवाल है, प्रादेशिकता की संकीर्ण सीमा से बंधना मध्य देश की प्रवृत्ति कभी नहीं रही। बच्चन सिंह, शुक्ल सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रादेशिकता की संकीर्ण सीमा, प्रादेशिकता की संकीर्ण सीमा से बंधना मध्य देश की प्रवृत्ति कभी नहीं रही। यहां एक शब्द आया है मध्य देश। क्या शब्द आया है? मध्य देश। जब हम उदंत मार्तंड की बात करते हैं, हिंदी के पहले समाचार पत्र की बात करते हैं, तो उसमें हिंदी को क्या कहा गया था? हिंदी को क्या कहा गया था? मध्य देशीय भाषा। क्या कहा गया था? मध्य देशीय कहा गया था, क्योंकि यह भारत के मध्य देश में बोली जाती है। जो मध्य देश मतलब यहां का जो मध्यवर्ती प्रदेश है, वहां की भाषा होने के कारण हिंदी को मध्य देशी के रूप में स्वीकार किया गया या इसकी बात की गई। क्लियर है? अगला सवाल, संभवतः राजशेखर ने भूत भाषा का प्रयोग अवंती और दसपुर की लोक भाषा के लिए किया था। विधानतः भूत भाषा के कवि विट, बहेलिया आदि के बीच बैठते थे। यहां पर एक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। शब्दावली किससे संबंधित है? तो नाटक से संबंधित है। अब बताइए।
नाटक में दो पात्र मिलते हैं जिनको हम विट और चेट कहते हैं। यानी अगर हम पात्रों के विभिन्न प्रकारों के विषय में देखें तो विट और चेट होते हैं। दरअसल जो विट पात्र होता है, विट और चेट, ये नाटक में काम करने वाले पात्र होते हैं। ये कैसा पात्र होता है? चालाक, धूर्त, वेश्यागामी और हास्यप्रिय होता है। तो विट पात्र की क्या खासियत होती है कि सभी नाटकों में होते हैं ये, और इनकी खास बात होती है कि चालाक होते हैं, धूर्त होते हैं, वेश्यागामी होते हैं और हास्यप्रिय होते हैं। चेट क्या होता है? तो चेट ये होता है स्वामी का सेवक होता है, और यह भी हास्य प्रिय होता है। यानी आप यह कह सकते हैं कि अगर कोई राजा है नाटक के रोल में या कोई नायक है, तो उस राजा या नायक का जो सेवक होगा वह चेट होगा, और विट क्या होगा? चालाक या धूर्त होगा या वेश्यागामी होगा और हास्य प्रिय भी होगा। संभवतः राजशेखर ने भूत भाषा का प्रयोग अवंती और दसपुर की लोक भाषा के लिए किया था। वेदांता भूत भाषा के कवि विट, वहेली आदि के बीच बैठते थे, क्योंकि उनकी भाषा पर यह प्रभाव देखने के लिए मिलता है। यह भी कथन किससे लिया गया है? बच्चन सिंह से। अगला सवाल, जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। अब यह सवाल देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, शुक्ल जी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत ही अपभ्रंश से मानती है, और अपभ्रंश का जो काल निर्णय वो कर रहे हैं प्राकृत बोलचाल की भाषा जब नहीं रह गई। यानी अगर हम संस्कृत से यात्रा शुरू करें, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, यानी संस्कृत से जब भाषा यात्रा करते हुए चली तो प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत के बाद जब इसका प्रयोग लगभग बंद हो जाता है तो उसी समय अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव होता है। वहीं से ही हमको अपभ्रंश का आविर्भाव समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक ही जनगण को जिनमें निर्माणाधीन जाति के सभी लक्षण और सर्वोपरि एक राज्य के ढांचे के भीतर क्षेत्रीय एकता का लक्षण विद्यमान है। दो भिन्न भिन्न भाषाएं अर्थात हिंदी बोलने वाली दो जनगण में विखंडित नहीं किया जा सकता। अतः उर्दू साहित्य के इतिहास को भी हिंदी साहित्य के अंग के रूप में रखना तर्कसंगत और वैज्ञानिक है। बताइए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। इसके ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। एक ही जनगण को जिनमें निर्माणाधीन जाति के सभी लक्षण और सर्वोपरि एक राज्य के ढांचे के भीतर क्षेत्रीय एकता का लक्षण विद्यमान है। दो भिन्न भिन्न भाषाएं अर्थात हिंदी बोलने वाले दो जनगण में विखंडित नहीं किया जा सकता है। उर्दू साहित्य के इतिहास को भी हिंदी साहित्य के अंग के रूप में रखना तर्कसंगत और वैज्ञानिक है। साथियों, अगर आप देखें यहां पर तो यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है और
यहां पर यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो सवाल बना है उसका आधार क्या है। तो उसका आधार है कि हिंदी और उर्दू दोनों न्यारी न्यारी बहनें हैं। दो तरह की अवधारणा यहां पर चली है साहित्य में। एक वर्ग यह कहता था कि हिंदी जो है वह संस्कृत से जन्मी है, और एक वर्ग यह कहता था कि इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। इसके ऑप्शंस अगर हम लिख लें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामविलास शर्मा और बच्चन सिंह। अब बताइए आप सब। अब इसमें ज्यादातर जो आचार्य हैं, जैसे रामविलास शर्मा भी मार्क्सवादी हैं, बच्चन सिंह भी मार्क्सवादी आचार्य हैं, शुक्ल जी और नगेंद्र जी ये दोनों रसवादी आचार्य हैं। तो जो वामपंथी आचार्य हैं उन सब की मान्यता यह है कि हिंदी और उर्दू भाषाएं अलग नहीं हैं और इन्हें जनगण में विखंडित नहीं किया जा सकता। इस तरह की जो अवधारणा है वह बच्चन सिंह की है। यानी एक ही जनगण को जिनमें निर्माणाधीन जाति के सभी लक्षण और सर्वोपरि एक राज्य के ढांचे के भीतर क्षेत्रीय एकता का लक्षण विद्यमान है, दो भिन्न भिन्न भाषाएं अर्थात हिंदी बोलने वाले दो जनगण में विखंडित नहीं किए जा सकते। अतः उर्दू साहित्य के इतिहास को भी हिंदी साहित्य के अंग के रूप में रखना तर्कसंगत और वैज्ञानिक है। हो सकता है कि यहां से प्रश्न पूछ ले, कहां से, कि उर्दू साहित्य के इतिहास को भी हिंदी साहित्य के अंग के रूप में रखना तर्कसंगत और वैज्ञानिक है। यह कथन किसका हो जाएगा? बच्चन सिंह का हो जाएगा। अगला सवाल, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र जैसे भारी भरकम शब्द का सदा व्यवहार न करके मध्य देश का ही व्यवहार करेंगे। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सवाल अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, सवाल बढ़िया है कि नहीं है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए सवाल। अब मध्यदेश की बात करें तो मध्यदेश शब्द का प्रयोग कई लोगों ने किया है। मध्यदेश शब्द का प्रयोग अभी जैसे मैंने आपको बताया उदंत मार्तंड में भी होता था, लेकिन यहां पर एक सलाह दी गई है कि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र न कहा जाए, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र न कहा जाए और उसकी जगह पर हमें एक शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, मध्य देश कह दिया जाए। यानी मध्य देश का तात्पर्य हो जाएगा कि जो 8 राज्य हैं जहां पर हिंदी बोली समझी जाती है उसको हम मध्य देश या हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के रूप में समझें। यह जो कथन है वह किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके राइट आंसर हैं। सवाल अच्छे हैं, मजेदार सवाल हैं। चलिए अगला सवाल, यह भी सवाल बहुत अच्छा है। मैं प्रयास करता हूं कि आप सबको नए और महत्वपूर्ण बढ़िया सवाल दूं। अपभ्रंश साहित्य में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तीनों के कई कई रूप अब तक के प्राप्त साहित्य में उपलब्ध हुए हैं। इन सबको हिंदी साहित्य में सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया है। शायद ही किसी अन्य प्रांतीय भाषा के साहित्य में इन रूपों की उपलब्धि होती हो। यानी 3 बंध पाए गए हैं। कौन कौन से बताइए? यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, अब उन्होंने
3 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हैं। जैसे उन्होंने एक बंध का प्रयोग किया, पद्धड़िया बंध। क्या किया? पद्धड़िया बंध का प्रयोग किया। तो यहां पर यह बात किसने की है? किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है। क्या किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यह भी। अगला सवाल, पर प्राकृत अपभ्रंश को कृत्रिम कहना, बनाई हुई भाषा कहना, आत्मविश्वास को पार कर जाना है। प्राकृत अपभ्रंश को एकदम कृत्रिम बताना ठीक नहीं है। प्राकृत भाषा और साहित्य का प्रभाव देश के एक बड़े भूभाग को आच्छादित किए हुए था। यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। पर प्राकृत अपभ्रंश को कृत्रिम कहना, बनाई हुई भाषा कहना, आत्मविश्वास को पार कर जाना है। प्राकृत अपभ्रंश को एकदम कृत्रिम बताना ठीक नहीं। प्राकृत भाषा और साहित्य का प्रभाव देश के एक बड़े भूभाग को आच्छादित किए हुए था। यह भी कथन है बच्चन सिंह का। यह भी बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है। बौद्ध धर्म अंतिम दिनों में मंत्र तंत्र की साधना में बदल गया था। वज्रयान और महायान में इसी जाति की साधना का प्राधान्य है। लोग सिद्ध कहे जाते थे। वज्रयान इन सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है। इस समय सरहपा 8वीं शताब्दी, सबरपा 9वीं शताब्दी, भूकसपा 9वीं शताब्दी, लुईपा 9वीं शताब्दी, विरूपा 9वीं शताब्दी, डोम्बिपा 9वीं शताब्दी, दरिगपा 9वीं शताब्दी, गुडरिपा 9वीं शताब्दी, कुकुरिपा 9वीं शताब्दी, कमरिपा 9वीं शताब्दी, कढ़पा 9वीं शताब्दी, गोरक्षपा 9वीं शताब्दी तथा तिलोपा, सातिपा प्रभृति सिद्धों की रचनाएं प्राप्त हुई हैं। यह कथन किसका है? तो यहां पर भी यह राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह का। अगला सवाल, तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं थी। यह बौद्ध, शैवों और वैष्णवों में समान रूप से फैली हुई थी। पर बौद्ध तंत्र कुछ अधिक ही रहस्यवादी और विकृत परख हो गया था। इनकी तांत्रिक साधना के स्वरूप और सामाजिकता को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय इनकी साधना में भौतिकतावाद ढूंढ निकालते हैं, जबकि दामोदरन उसे ह्रासोन्मुखी कहते हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है, मजेदार सवाल है। कमेंट करके बताएं। तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं थी। यह बौद्धों, शैवों और वैष्णवों में समान रूप से फैली हुई थी। अब देखिए तांत्रिक साधना का कॉन्सेप्ट क्या है। जब भारत में हिंदू धर्म में आडंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जादू, टोना, टोटका इत्यादि बढ़ गया, इससे बहुत सारे लोग जुड़ जाते थे, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार होता है। जिस धर्म में चमत्कार है उसी में लोग जाएंगे, क्योंकि लोग क्या होते हैं? अकर्मण्य होते हैं। लोग ईश्वर की पूजा भी क्यों करते हैं? कि हमें ईश्वर क्या करेगा? कुछ कर्मशीलता का पाठ न पढ़ा के वो अपने आप सब कुछ हमको दे दे। हे भगवान हमको पास करवा दीजिए, यानी हम कर्मण्य नहीं है। तो चमत्कार को नमस्कार है, यानी चमत्कार के वजह से हिंदू धर्म आगे बढ़ रहा था। बौद्धिज्म में इस प्रकार के चमत्कार की कोई अवधारणा नहीं थी। तो इन सिद्धों ने थोड़ा बहुत चमत्कार क्या किया? ग्रहण कर लिया। जादू, टोना, टोटका करने लगे, सांध्य भाषा का प्रयोग करने लगे, और इससे जनता इनकी ओर आकर्षित हुई। यहां का जो कॉन्सेप्ट है कि तांत्रिक सिद्धों का आविष्कार नहीं थी, यानी तंत्र साधना। तो इनकी जब यह साधना नहीं थी स्वयं की, तो इन्होंने क्या किया? हर जगह से इन्होंने चोरी किया, ग्रहण किया। और इनके यहां पर संस्कृत श्लोक में भी बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं,
यानी कुछ मंत्र तंत्र साधना इत्यादि इनकी, खास करके आप इनके चर्या पद देखिए। तो चर्या पद क्यों होते थे? तो जो इनके यहां अनुष्ठान होते थे, अनुष्ठानों में गाए जाने वाले जो गीत होते थे वो चर्या पद होते थे। तो इस प्रकार से यह भी कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। यह भी कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। अगला सवाल, इतिहास के इस बात का पता लगाना है कि महमूद गजनवी के सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। यानी भारत में सूफियों का आगमन जब हुआ तो उन्होंने भारत का जो योग है वह सीखा भारत में आकर। यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। क्या शुक्ल जी लिखते हैं, इतिहास के इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजाकर कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। आपके ऑप्शंस हैं रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, नामवर सिंह या फिर मलयज। देखिए, अगर सवाल अच्छे लग रहे हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक आप जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों को भी ये साझा करिएगा कि ये 20 सवाल हैं, ट्राई करो यार, हो सकता है कि इसमें से ज्यादातर सवाल तुम सॉल्व कर जाओ। तो मित्रों को भी साझा करिए कि वो कितने सवाल इसमें से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यह भी। एक चीज यहां समझने वाली है कि नाथ पंथों के उपदेश का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। मुस्लिमों का जब आक्रमण हुआ तो वो लोग बलपूर्वक सबको क्या बना रहे थे? मुसलमान बना रहे थे। तो बहुत सारे लोग मुसलमान न बनना पड़े उनको, इसलिए वो नाथ पंथी बन जाते थे। नाथ पंथ में निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती थी, यानी उसमें ईश्वर था ही नहीं। और मुसलमानों के टारगेट में कौन था? जो लोग हिंदू थे या ईसाई थे, या जो लोग ईश्वर को तो मानते थे लेकिन अल्लाह रूपी ईश्वर को नहीं मानते थे, उनका टारगेट वो लोग थे। लेकिन जो लोग नाथपंथी हो जाते थे, ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, निर्गुण ब्रह्म की बात करते थे, तो मुसलमान नाथपंथियों को कुछ नहीं बोलते थे। और इसी बहाने बहुत सारे हिंदू, उनको मुसलमान न बनना पड़े, वो नाथपंथी हो जाते थे, निर्गुण हो जाते थे। तो यह कथन भी उसी से ही संबंधित है, और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अगला सवाल, चंद ने भी रासों को सुख और सुखी संवाद में लिखा था, जैसे विद्यापति ने कीर्तलता को भृंग और भृंगी संवाद के रूप में लिखा, और कौतूहल कवि ने लीलावती कथा को कवि और कवि पत्नी संवाद के रूप में लिखा। फिर चंद्रबरदाई का यह काव्य रासक भी है, जो गेय काव्य हुआ करता था, जिसमें मृद और उद्धत का प्रयोग करते थे, मृदु और उद्धत का प्रयोग करते थे। यह भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही नए तरह का सवाल है। आशा करता हूं कि जल्दी से सब लोग इसका जवाब देंगे। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यापति कीर्तलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं, तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। राधा कृष्ण के मांसल, मादक तथा मुक्त श्रृंगार चित्तों के द्वारा राधा कृष्ण के नाम पर सामाजिक मर्यादाओं की तोड़फोड़ ठीक न मानकर
बहुत से लोगों ने उन्हें भक्ति कवि कह डाला है। बहुत से लोगों ने उन्हें भक्ति कवि कह डाला है। अब ये बताइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मजेदार सवाल है। आदिकाल पर विद्यापति पर संबंधित यह सवाल है, यानी विद्यापति की जब बात आती है तो उनको कौन क्या कहता है? जल्दी बताएं। देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे यार, हम अगर जवाब दे ही देंगे तो क्या हो जाएगा। भक्त कवियों में ब्रजनंदन सहाय, उन्होंने भक्त कवि कहा। श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीन लोगों ने विद्यापति को भक्त कवि घोषित किया। क्या कहा? ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भक्त कवि कह दिया। श्रृंगारी कवि हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी ने कह दिया। ठीक है। ग्रियर्सन, और जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण नाम है ग्रियर्सन ने इन्हें श्रृंगारी कवि कहा है। ठीक है, यानी सॉरी, रहस्यवादी कवि कहा है ग्रियर्सन ने। क्या कहते हैं इन्हें? रहस्यवादी कवि कहते हैं। कौन सा कवि कहते हैं? तो इन्हें रहस्यवादी कवि वो कहते हैं। अब यहां जो कथन है वह किसका है? विद्यापति कीर्तता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, यानी यह भी कथन है बच्चन सिंह का। विद्यापति शैव थे, अतः उन्हें वैष्णव कवि नहीं कहा जा सकता। पदावली में श्रृंगार कैसे इंद्रियोत्तेजित चित्र खींचे गए हैं कि यदि उन्हें भक्ति काव्य कहा जाएगा तो श्रृंगार काव्य क्या होगा? जयदेव के गीत गोविंद को इसी आधार पर श्रृंगारिक काव्य ही माना जाना चाहिए। बताइए। अब यह भी कहते हैं कि भाई, अगर आप विद्यापति की रचनाओं को श्रृंगारिक न कहें, भक्तिपरक कह दें, तो ऐसे में आपको खजुराहो की मूर्तियों को भी भक्तिपरक मानना होगा। तो इस प्रकार से बच्चन सिंह ही विरोध करते हैं विद्यापति के भक्तिकालीन कवि होने का। ठीक है। तो ये रहे आज के 20 और महत्वपूर्ण आदिकाल के सवाल। आशा करता हूं कि आप सबको ये सवाल बहुत अच्छे लगे होंगे, निश्चित तौर पर नए सवाल लगे होंगे, और इन सवालों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहां से सीधे सीधे सवाल आपसे पूछ लिए जाए। जैसे कुछ चीजें यहां आपको याद रखनी है कि शुक्ल जी ने आदिकाल का जब विभाजन किया तो आदिकाल में उन्होंने कितने प्रकरण रखे हैं, पूछा जा सकता है। तो आदिकाल में शुक्ल जी ने कुल 4 प्रकरण रखे हैं। कितने प्रकरण? 4। भक्ति काल में उन्होंने कितने प्रकरण रखे, यह भी पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ने भक्ति काल में कितने प्रकरण रखे हैं। तो भक्ति काल का 4 प्रकरण रखा, भक्ति काल में भी 4 प्रकरण रखा। लेकिन कृष्ण भक्ति और फुटकल रचनाओं को जोड़ें तो कुल मिलाकर उन्होंने 6 प्रकरण माना है भक्ति काल में। आदिकाल में 4 प्रकरण, भक्ति काल में 6 प्रकरण। और आपसे पूछेगा कि शुक्ल जी ने रीतिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा है, यानी रीतिकाल को उन्होंने कितने प्रकरणों में बांटा है। तो रीतिकाल को उन्होंने काफी कम समय दिया, यानी केवल 3 प्रकरणों में उन्होंने इसको बांटा है। ठीक है। इसी तरीके से यह भी हमें विभाजन में मालूम होना चाहिए कि भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल तो हो गया, उन्होंने गद्य को भी प्रकरणों में किस तरह से विभाजित किया है। उन्होंने काव्य को भी प्रकरणों में विभाजित किया और
गद्य को भी प्रकरणों में विभाजित किया है। दोनों दृष्टिकोणों से आपको मालूम होना चाहिए कि सवाल कैसे बनते हैं। DSSB TGT की नई भर्ती आई है। जो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए नया फ्रेश बैच शुरू किया जा रहा है। व्हाट्सएप करें 9628959237 पर। अभ्यास बैच हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अभ्यास बैच है, नाम ही है उसका अभ्यास बैच है, प्रैक्टिस बैच है। इसमें 10 मॉडल पेपर, प्रैक्टिस, रिवीजन, डाउट्स ये सब आपके होंगे और रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। इसके अलावा DSSB का जो बैच शुरू किया जा रहा है उस बैच का नाम रखा गया है तथास्तु बैच, और इससे भी जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9628959237 पर। EMRS पेपर 1 और LT ग्रेड जैसी प्रवक्ता पेपर 1, DSSB पेपर 1, BPSC टियर 4 पेपर 1, इन सब की कक्षाएं भी आपको मिल जाएंगी। तो आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसी तरह के और महत्वपूर्ण सवाल खोज कर मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।